हेलो स्टूडेंट्स। अब आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चैप्टर वही है बट टॉपिक चेंज हो गया है। अभी तक हम लोग परमुटेशन पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम आपने पढ़ा ही था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब तक हम लोग परमुटेशन के नाम से इसको पढ़ते थे, परमुटेशन के केसेस डिस्कस कर रहे थे, और अब हम लोग कॉम्बिनेशन के केसेस डिस्कस करेंगे। बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का यूज होगा, लेकिन वो बाद की बात है। अब आपको जो YouTube में डिस्क्रिप्टिव मिलेगा या जो टाइटल मिलेगा वो कॉम्बिनेशन के नाम से मिलेगा। पहले तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नाम से चलते रहे थे, लेकिन अब आगे जो भी आपको वीडियोस YouTube पे मिलेंगे वो कॉम्बिनेशन के नाम से मिलेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? देखिए, कॉम्बिनेशन वर्ड अपने आप में ही क्लियर है। टू कंबाइन सम एलिमेंट्स गिवन अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए, उनमें से हमें कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। परमुटेशन में हमें उनको अरेंज करना होता था। आसान लैंग्वेज में यूँ समझिए कि जैसे मान लिया आपके पास 5 बुक्स हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की। अब आपके पास एक अलमारी है, उस अलमारी में 5 शेल्फ हैं, 5 खाने हैं। आप उन बुक्स को डिफरेंट ऑर्डर में रखते हैं। एक बार आपने फिजिक्स रखा, फिर केमिस्ट्री रखा, फिर मैथ रखा, फिर हिंदी रखा, फिर इंग्लिश रखा। फिर आपने जो है फिजिक्स की पोजीशन चेंज कर दी, सेकंड प्लेस पे फिजिक्स ले आए, केमिस्ट्री को फर्स्ट प्लेस पे। ऐसे ही चेंज करते गए और ये थोड़े मोड़े नहीं, ये 120 केसेस आएंगे। आप करके देखिएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 केसेस बनेंगे। तो प्रैक्टिकली ये कोई करने की चीज़ नहीं है कि आप खाली बैठे हो, ये बैठ के कर लो, लेकिन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि आपके पास ये 5 बुक्स हैं और इन 5 बुक्स में से कोई 3 बुक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई 3 बुक्स, अभी उसने कोई कंडीशन नहीं दी है, देन इसका जो सिलेक्शन है, अब सिलेक्शन के कई तरीके हैं। कोई 3 बुक सेलेक्ट करनी है, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सेलेक्ट कर ली, ये एक आपका केस हो गया। आपने फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश चुन ली, ये भी एक केस हो गया। मैथ, हिंदी, इंग्लिश चुन ली, ये भी। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे ढेर सारे केसेस इसमें पॉसिबल हो जाएंगे। तब ऐसी कंडीशन में हम कैसे पता करें? परमुटेशन के लिए तो फार्मूला आपको बता दिया गया था, कॉम्बिनेशन के लिए भी फार्मूला अवेलेबल है। और जैसा मैं आपको बार बार बताया करता हूँ, जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी रहे, कॉम्बिनेशन का पहला वर्ड सी है, और इसलिए कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है, आउट ऑफ n objects you have to select, you have to choose without any pre-assumption। पहले से कोई आप एज्यूम नहीं कर रहे हो कि मुझे यही लेना है ना। जैसे आप कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, आंख मूंद के उठा लिया, तो उस टाइप से। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए कि आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट अगर आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, तो उसके लिए फार्मूला NCR। और जाहिर सी बात है, R विल बी लेस देन और इक्वल टू n। R विल बी लेस देन और इक्वल टू n। R की वैल्यू n या n से छोटी होगी। क्यों? अगर आपके पास 5 बुक्स हैं तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 ही बुक्स तो सेलेक्ट कर पाओगे। 5 बुक्स आपके सामने रखी हैं और कोई कहे 6 बुक्स सेलेक्ट कर लो, तो कैसे कर लोगे?
तो ऐसी कंडीशन में r की वैल्यू हमेशा n से कम या ज़्यादा से ज़्यादा n के बराबर होगी बस। तो फार्मूला बनता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r विथ फैक्टोरियल n माइनस r। दिस इज द फार्मूला। कुछ बुक्स में इसी NCR को सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखा मिल सकता है, हो सकता है किसी बुक में या कहीं आप किसी कोचिंग का असाइनमेंट या अगर आपने पेपर ले लिया हो, किसी ने दे दिया हो, तो हो सकता है उसमें टीचर ने ये सिंबल यूज किया हो, ये भी चलता है। लेकिन अधिकतर 90% बुक्स में यही सिंबल यूज होता है, इसलिए मैं भी यही सिंबल यूज करूंगा। बता इसलिए देता हूं कि कहीं अगर ये दिखाई दे तो आप परेशान ना होइएगा, ये भी NCR की ही बात करता है, CNR। अच्छा, अब इसके पहले कि मैं आगे चलूं, थोड़ा NCR के बारे में ही बात कर लें, क्योंकि ये बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब NCR के बारे में जब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कई केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। आपके पास n चीज़ें हैं और किसी ने कहा कि इसमें एक चीज़ हमें लेनी है, तो कैसे लेंगे? तो जाहिर सी बात है r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर 2 लेनी है तो r इज इक्वल टू 2, 3 लेनी है तो r इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। और इस तरीके से आप अपने केसेस बनते चले जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू टेक ऑल ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन में आपको सभी को लेना है, तो जब सभी को लेना है तो नॉर्मल सी बात है, इसका एक ही केस पॉसिबल होगा, इसमें और कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन के केसेस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिलेक्शन के दौरान कौन से ऑर्डर में सिलेक्शन कर रहे हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे मान लिया कि आपको 3 बुक लेनी है आउट ऑफ 5। अब आप पहले फिजिक्स उठाया, फिर केमिस्ट्री उठाया, फिर मैथ उठाया, पहले मैथ उठाया, फिर केमिस्ट्री उठाया, फिर फिजिक्स उठाया। देखने में तो लगता है कि आपने अलग अलग ढंग से इसको उठाया, लेकिन कॉम्बिनेशन में इसको एक ही केस माना जाएगा, क्योंकि आपने केवल 3 बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चुनी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 3 चीज़ें ले रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ले लो, 2, 1, 3 ले लो, 3, 2, 1 ले लो, केस एक ही माना जाएगा। लेने का तरीका आपका भले ही अलग अलग हो। अच्छा, अब अगर कहता है कि आउट ऑफ n केसेस यू हैव टू टेक ऑल केसेस, तो जैसा मैंने कहा था कि सिंपल सी बात है, ये तो एक ही तरीके से पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी फार्मूले से भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो इफ n इज इक्वल टू r, you will have NCN is equal to factorial n upon factorial n minus factorial 0। सिंपल सी बात है, क्योंकि जहां जहां r मिलता गया मैं वहां n लिखता गया, एंड देन फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और इसलिए आपका 1 एंड ओनली 1 केस आ गया। अच्छा, अब अगर कोई पूछे कि मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हम एक बार उसका परम्यूटेशन करते हैं, एक बार उसी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन करते हैं, हमारा आंसर किस में बड़ा आएगा? सिंपल सी बात है, मैं इसी को एग्जांपल देके आपको बता दे रहा हूं। सपोज कीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट है और आप सबको लेकर परम्यूटेशन बनाना मांगते हैं। अगर सबको लेकर परम्यूटेशन बनाएंगे
तो NPN becomes फैक्टोरियल n। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला पता है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, एंड देन इट बिकम्स फैक्टोरियल n। और जाहिर सी बात है फैक्टोरियल n की वैल्यू केवल एक ही केस में 1 आएगी, और वो तब होगी जब आपके पास केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट हो। बाकी हर केस में जो वैल्यू आएगी वो इस LCM से बड़ी आएगी। जैसे किसी ने कहा हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम उन 4 ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन करना चाहते हैं, उनको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं सबको लेकर, तो जाहिर सी बात है इट विल बी 4p4, and 4p4 means factorial 4, and factorial 4 means 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 is 12 to the 24। और अगर यहाँ पे आप 4c4 किए होते तो आपको मिलता फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 विद फैक्टोरियल 0 बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला, और यह आपका 1 आंसर आ जाता है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस। क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप ध्यान से आप पढ़िएगा, क्योंकि दोनों देखने में बहुत कुछ एक जैसे दिखते हैं, पर अंतर कैसे करेंगे? जहां पर आपको टू अरेंज इन डिफरेंट ऑर्डर, या तो ये क्लियर लिखा हो या क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने से ये बात सामने आ रही हो कि वी हैव टू अरेंज द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ऑर्डर, तो परमुटेशन लगाना है। और जहां पर आपको कहता है टू सेलेक्ट, टू चूज सम एलिमेंट्स और टोटल एलिमेंट्स वट एवर मे बी फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट करने की जहां बात होगी वहां कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में NCR से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे।